चलिए प्यारे बच्चों, आज हम जो लास्ट पार्ट विज्ञान का है 1 नंबर का संपोषित पर्यावरण वाला, उसमें से लेते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि यह 1 ही नंबर का पार्ट है, तो इसमें से 100% जो हमारे प्रश्न आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे। प्यारे बच्चों, कौन से प्रश्न आएंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। या तो वो एक स्थान का रिक्त स्थान में पूछा जाएगा या एबसद के अनुसार पूछा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ की। तो सबसे पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों गंगा नदी के बारे में। कौन सा है? गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में है। हमें इनके ज़्यादा प्रश्न देखने नहीं है, 20 प्रश्न देखने हैं। नंबर है वो हमारा पक्का हो जाएगा, गंगा नदी। तो चलिए गंगा नदी के बारे में देखते हैं आखिर है क्या। तो यहाँ पर जो गंगा नदी की प्यारे बच्चों हैं वो टोटल लंबाई पूछी जा सकती है 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर। और गंगा नदी में जो टिहरी गढ़वाल है, यानी जो हम कह सकते हैं उत्तराखंड में प्यारे बच्चों, वहाँ पर यानी हम कह सकते हैं टिहरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी बांध बना हुआ है। और यह कहाँ पे बना हुआ है? उत्तराखंड के गढ़वाल के रेनी जिले में, यानी जो रेनी जगह है वहाँ पर। इतना लंबा आपके प्रश्न आएगा नहीं, सीधा आपके प्रश्न आएगा गंगा नदी पर कौन सा बांध बना है या टिहरी बांध कहाँ बना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। यदि टिहरी बांध के बारे में पूछते हैं तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी। बोलिए हर हर गंगे जय जय गंगे। तो पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि गंगा नदी में हम कह रहे हैं कि ये प्रदूषित हो रही है। किसके आधार पे कह सकते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जीवाणु पाया जाता है कोलीफॉर्म। गंगा नदी में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है कोलीफॉर्म। यह कोलीफॉर्म जीवाणु है, वो गंगा नदी के प्रदूषक का सूचक है। और यही जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है। यह भी ध्यान रखें, कोलीफॉर्म जीवाणु है जो मानव की आंत में पाया जाता है। और इसी प्रकार यह जीवाणु जब गंगा नदी के जल में पाया जाता है तो उसके किसका सूचक है? प्रदूषण का सूचक है। तो आप न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़े रहें, आपके तमाम पाठ हैं वो पूरे इसी तरह से करा दिए जाएंगे। और वीडियो इनके भी प्राप्त होते रहेंगे। जिनके हमें लगेंगे कि आपको वीडियो के अवेलेबल की आवश्यकता है तो उन्हें वीडियो भी आपके न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी प्रेरित करें, जिससे घर बैठे आपको साइंस का अच्छा माहौल मिल सके। तो चलिए यहाँ पर आपने अभी देखा कोलीफॉर्म जीवाणु। अब प्यारे बच्चों इस कोलीफॉर्म जीवाणु है, इसके लिए क्या है, गंगा नदी में जो प्रदूषण रहित वातावरण बनाने के लिए इनकी सफाई योजना चलाई गई थी वो है 1985। ध्यान रखें 1985 में सर्वप्रथम गंगा नदी के सफाई हेतु योजना चलाई गई थी। फिर चलता है नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम प्यारे बच्चों, नमामि गंगे कार्यक्रम है, यह 2014 में चला था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी का सफाई करना। और यह जो नमामि गंगे कार्यक्रम है वो प्यारे बच्चों नमामि गंगे कार्यक्रम है प्यारे बच्चों, यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया। नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया। तो यह आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के द्वारा चलाया गया। क्यों कहें प्यारे बच्चों? देखिए पार्टी का हमें संबंध नहीं रखना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका हमें सम्मान करना है। हमें हमारा मौलिक कर्तव्य पहला यही कहता है कि हमें अपने राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, उन सभी का सम्मान करना चाहिए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो श्री लगाना हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि जब हम अपनों का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या हमारा
प्रधानमंत्री जी का कोई दूसरे देश वाले सम्मान करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें सम्मान करना है और उन्हें सम्मान की परिभाषा बतानी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। तो चलिए, यहाँ पर आपने देखा पहला कंसेप्ट गंगा से संबंधित हो गया। अब हम कहते हैं दूसरा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आता है संसाधन क्या है। क्या आता है? संसाधन। संसाधन क्या है? तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। हम इसके बारे में कह सकते हैं कि वे प्राकृतिक पदार्थ जो मानव की आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? संसाधन कहा जाता है। यानी मानव की एक तो किस कमी को पूरे करते हैं? एक तो मानव की आर्थिक कमी को पूरा करते हैं, एक सामाजिक कमी को पूरा करते हैं, एक प्यारे बच्चों सांस्कृतिक का जो है वो सांस्कृतिक कमियां हैं, फिर हम कह सकते हैं राजनीतिक। ये सभी बिंदु हमें लिखने जरूरी हैं। तो चलिए, हमें यह ध्यान रखना है, हमारा यहाँ पर यह कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन में जैसे कौन कौन से आते हैं संसाधन में प्यारे बच्चों, जैसे मैं कह सकता हूँ सूर्य का प्रकाश। बताइए आप कहेंगे राजनीतिक, तो खुद देखिए, सूर्य भगवान जब नहीं चमकेंगे तो क्या चुनाव हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और सूर्य एक यशस्वी ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, कोयला, पेट्रोलियम, यह तमाम इनमें हम उदाहरण लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न जो हमारे पास में है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। प्यारे बच्चों, आपके मन में आता होगा 1 नंबर का पाठ है। चलिए, मुझे यह नहीं लगता कि आरबीएससी ने 1 नंबर का पाठ इसे क्यों बनाया। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा पाठ है। यह कम से कम 3 नंबर का होनी चाहिए, जबकि जिस पाठ को 4 नंबर का बनाया है वो इससे छोटा है, उसमें कंटेंट भी कम है, लेकिन वो उनकी राय है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर 1 नंबर लाना नहीं है प्यारे बच्चों। जब आप आगे की कक्षा में जाते हैं तो आपको जनरल साइंस पढ़नी पड़ती है और इनके फैक्ट हमें याद रहने पड़ते हैं। ये 1 नंबर आपको आगे बहुत ले जाएगा, क्योंकि देखिए, एक होता है रॉकेट। जब इस रॉकेट पे आप ऊपर बैठोगे तो आपको पता है आप चांद की भी यात्रा करते हो, अंतरिक्ष की भी यात्रा करते हो। तो इस एक को आप सीधा मत मानिए। कहते हैं ना, वो हमारे गोचा करता है, अंगुली करता है, अंगुली सीधी अंगुली से ही होती है। तो ये पार्ट आपके 1 नंबर पे है। देखिए लास्ट में भी है, यानी तो यहाँ पर आप समझ गए। चलिए हम समझते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। अक्षय का मतलब, ए का मतलब होता है अमर। जो अमर बकरा होता है ना, जानते हो ना, अमर बकरा जो होता है वो। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन का मतलब होते हैं अमर बकरा जो नहीं मरे, यानी वह प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार पृथ्वी में विपुल मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में है, और यह कभी समाप्त नहीं हो सकते। यानी ऐसे प्राकृतिक, यहाँ से परिभाषा पकड़नी है प्यारे बच्चों, आप नोट्स बनाते चले। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी जो पृथ्वी में विपुल मात्रा में है तथा ये कभी समाप्त नहीं होने वाले, ऐसे संसाधन को अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और जल।
यानी हम कह सकते हैं समुद्री जो जल हैं, समुद्री जल। आप थोड़ा इधर लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप उतार लीजिए इस प्रकार से। तो बताइए, प्रश्न आ सकता है किन्हीं एक अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताओ, तो सूर्य का प्रकाश और जल। चलिए नेक्स्ट हम कहते हैं समाप्य प्राकृतिक संसाधन। समाप्य प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? यह आपके सामाजिक में भी मैटर है प्यारे बच्चों। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी मात्रा सीमित मात्रा में है, जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित हैं और यह भविष्य में खत्म होने के कगार पर हैं। यदि इसी तरह से इनका दोहन होता रहा तो ये भविष्य में क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? खत्म हो जाएंगे। तो यह होते हैं समाप्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक गैस, जो हमारे पास में इन्हीं के साथ में निकलती है। ये तीन चीजें समाप्य प्राकृतिक संसाधन की ओर अग्रसर करती है। फिर प्यारे बच्चों, यह मैटर खत्म होने के बाद में आता है एक नवीकरणीय व अनवीकरणीय। क्या है अनवीकरणीय? क्या है? तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? यानी ध्यान रखना, वे प्राकृतिक संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं और यह कभी नहीं समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है उन्हें ही नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं यानी सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल। अनवीनीकरण संसाधन क्या होंगे? ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो सीमित मात्रा में हैं तथा जिनके बार बार प्रयोग, यानी ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते और यह सीमित मात्रा में है। यदि इनका इसी प्रकार दोहन करते रहे तो यह भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वही बात कोयला और पेट्रोलियम। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? एक में न था प्यारे बच्चों, एक में ए था। तो देखिए हम कह सकते हैं न आपको उठाना है और ए उठाना है। एक न का मतलब हम क्या कहेंगे? तो आप खुद बताइए प्यारे बच्चों। न का मतलब हम कहेंगे ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिन्हें बार बार उपयोग में ले सकते हैं, और यह समाप्त नहीं होते। और अब इसका उल्टा हो जाएगा, एक का मतलब अनुपस्थित। तो इन्हें बार बार उपयोग में नहीं लिया जा सकता। जैसे कोयला है, निकल गया, एक ही बार इसका उपयोग होगा जलाने के बाद, फिर इसकी बानी बनती है, राख बनती है। लेकिन सूर्य के प्रकाश का हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं। तो ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय हो गए। फिर हमारे पास में जो इस पार्ट में नेक्स्ट है संपोषित प्रबंधन। चलिए इसके बारे में देखते हैं संपोषित प्रबंधन क्या है। तो प्यारे बच्चों चलिए मैं समझ आता हूँ आपको क्या होता है। मान लीजिए यह वृक्ष लगे हुए हैं, इस प्रकार से पेड़ लगे हुए हैं और आप इस पेड़ की लकड़ी काट रहे हैं। तो लकड़ी काट रहे हैं और या इस पेड़ की शाखाएं काट रहे हैं, तो ये पेड़ धीरे धीरे समाप्त होगा। तो आप क्या करोगे? इसकी जगह प्यारे बच्चों यदि 2 पेड़ नए लगा देते हो तो देखिए क्या होगा। आपको तो लकड़ी प्राप्त हो रही है, आने वाली पीढ़ी को भी इस पेड़ की लकड़ी प्राप्त हो जाएगी, यानी अपनी पेड़ से आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। तो यही संपोषित प्रबंधन होता है। यानी इसमें आप लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि उसका लाभ भविष्य की पीढ़ी को भी मिल सके, यानी उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके। इसे प्राकृतिक संसाधनों का क्या कहा जाता है? संपोषित प्रबंधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी पेड़ को लकड़ी के लिए काटते हैं तो उसकी जगह हमें 2 अन्य पेड़ लगाएंगे, अर्थात आने वाली लकड़ी है
हमें वर्तमान में जिस लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी को भी उस पेड़ की लकड़ी प्राप्त हो जाएगी। तो यह आपका संपोषित प्रबंधन हो गया। फिर प्यारे बच्चों हमारे पास में आता है जल संरक्षण। क्या आता है? जल संरक्षण आता है। तो चलिए जल संरक्षण के बारे में समझते हैं क्या होता है। यानी जल संरक्षण का मतलब होता है जल को बचाना, यानी गिरते भूजल स्तर व बढ़ती जल की कमी के लिए जल को इकट्ठा करना, यानी जल को बचाना, यानी जल को इकट्ठा करने के लिए अपनाई गई विधि जल संरक्षण विधि कहलाती है या जल संरक्षण कहलाता है। तो जल संरक्षण क्यों करेंगे? पहले तो ये बताओ, गिरते भूजल स्तर, एक याद रखना, गिरते भूजल स्तर, जल स्तर, और दूसरा है जल की कमी, यानी जल की कमी, जो पीने वाला जल है उसकी क्या है? कमी हो रही है। दो फैक्ट, यानी गिरते भूजल स्तर और जल की कमी को देखते हुए जल को एकत्रित करने के लिए अपनाई गई विधि जल संरक्षण कहलाती है। तो यानी किए गए प्रयास भी कह सकते हैं। तो चलिए एक बार आप परिभाषा अपने दिमाग में इस प्रकार याद रखें, गिरते भूजल स्तर व बढ़ती जल की कमी को देखते हुए जल को इकट्ठा करने के किए गए प्रयास जल संरक्षण प्रयास कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ जिलों के राज्य के नाम रखने हैं, जैसे प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण की विधि कुलह कहलाती है। क्या कहलाती है? कुलह। यह थोड़ा ध्यान रखें। केरल में प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? केरल में कहलाता है सुरंगम, सुरंगम कहलाता है, सुरंगम कहलाता है। कर्नाटक में इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कर्नाटक में इसको कहते हैं कट्टा। कैसे? कट्टा। तो यह जो मैं नाम बता रहा हूं वही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। जल संरक्षण की विधि केरल में किस नाम से जानी जाती है? सुरंगम। कर्नाटक में कट्टा, हिमाचल प्रदेश में कुलह। फिर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में प्यारे बच्चों जल संरक्षण के लिए जो अपनाया गया तरीका है वो तालाब के द्वारा हम कर सकते हैं। तालाब, एक हम जो हमारे पास में नाड़ी है, नाड़ी होती है, उसमें हम नहाते थे ना, और नहाते भी हैं, गाय भैंस भी पानी पीते हैं। तालाब, नाड़ी और खड़ीन जो हैं, खाड़ीन, ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर में बनाई गई है। ये बहुत 2015 और 16 के बीच में एक कंपटीशन में इस पर्सन ने बहुत धूम मचाई थी प्यारे बच्चों। खड़ीन क्या है? तो यह राजस्थान के अंदर बनाई गई। एक हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कुई, ये जैसलमेर के अंदर है। कोई ज़रूरी नहीं किताब वाला भी लिखे, हमें भी याद रहना चाहिए। कुई, बेरा, ये जल संरक्षण के लिए यानी कुई कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने तालाब, नाड़ी और खड़ीन के बारे में देखा और कुई। तो चलिए यहाँ पर आपने देख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं जल संरक्षण। जो हमने आज सीखा जल संरक्षण है क्या? जल को बचाने के लिए किया गया प्रयास जल संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है बांध। क्या आता है प्यारे बच्चों? बांध। बांध क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ, आप समुंदर पे बनाओगे या नदी पे बनाओगे? पहले तो ये सोचो आप। तो प्यारे बच्चों जब आप समुंदर पे आपने बांध बना दिया, समुद्र की लहरें उठती है और वो बांध को अपने पानी में ले जाती है, तो यहाँ बांध बनेगा नहीं। और समुंदर पर बांध बनाने कौन जाएगा? आप और मैं तो जाएंगे नहीं, और हमारे अलावा बांध बना कौन सकता है? तो हम कहेंगे यानी समुंदर पे बांध बनता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पानी का बहुत बहाव तेज होता है। तो यहाँ पे बांध वहाँ बनाया जाता है जहाँ पानी का शांत प्रवाह हो। तो नदियों में कहाँ पे बनाया जाता है? नदियों में जो है समुद्र यानी बांध बनाया जाता है। पहली बात ये, यानी बांध हैं वो नदी पर बनाए जाते हैं। नदी पर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? जल के प्रवाह को रोकने के लिए या धीमा करने के लिए बांध बनाए जाते हैं।
तो यह समझ गए प्यारे बच्चों, नदी पर बनाए जाएंगे जल के प्रवाह को रोकने के लिए या उसको धीमा करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं बांध के उपयोग। बांध के क्या उपयोग हैं? सबसे पहला बांध का उपयोग है यानी पेयजल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है सिंचाई के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा जल विद्युत उत्पादन में। तो ध्यान रखें, यह जो फैक्ट हैं वो याद रखें किस प्रकार से करते हैं। बांध के कोई दो उपयोग बताओ, पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में और जल विद्युत के रूप में, यानी जिसे पन विद्युत कहा जाता है। ध्यान रखें, पन विद्युत कहा जाता है, यानी किसके रूप में करते हैं? जो जल से प्राप्त विद्युत के रूप में करते हैं। अब हम कह सकते हैं बांध बना रहे हैं तो क्या समस्या आती है? नंबर 1 आर्थिक समस्या आती है, यानी पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं जनता के। नंबर 2 राजनीतिक समस्याएं आती है, कहीं पर बांध बनाई किस प्रकार से पार्टियों को समस्याएं आती है। और फिर हम कह सकते हैं सामाजिक समस्या आती है। सामाजिक समस्या का मतलब है जहां बांध बना रहे हैं वहां के लोगों की ज़मीन ले ली जाती है और वहां के किसान हैं वहां से निकाल दिए जाते हैं, उन्हें उनका पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता और पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है। तो आपको यदि 1 नंबर में आ जाए बांध बनाते समय क्या क्या समस्याएं आती है? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, यह समस्या। चलिए बांध का मैटर आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैटर की ओर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप बताइए, मुझे एक प्रश्न के अंदर आप अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए कि गंगा नदी में प्रदूषण का सूचक है। गंगा नदी में प्रदूषण का सूचक है। देखिए आप कमेंट में जितना लिखते हैं, आप लाइक करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप वीडियो गहनता से देख रहे हैं। तो यदि वीडियो देख रहे हैं तो ये जो लाइक वाला बटन है उसको भी दबाएं और कमेंट में भी आप इनका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। गंगा नदी का जो प्रदूषक का सूचक है वो है कोलीफॉर्म जीवाणु। तो चलिए आपने आज अभी यहाँ तक सीखा। अब हम चलते हैं जीवाश्म ईंधन की ओर। जीवाश्म ईंधन इस पार्ट के अलावा आपके 1 नंबर का प्रश्न कोई नहीं आएगा जो मैटर हम पढ़ रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ईंधन का निर्माण परिभाषा क्या होती है? ऐसे ईंधन जिनका निर्माण, देखिए इसका हम तोड़ते हैं। जीवाश्म क्या होता है? जीव प्लस अवशेष, यानी ऐसे ईंधन जिनका निर्माण जीवों के अवशेष से होता है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो चलिए आपके परिभाषा इस प्रकार से हैं। ऐसे ईंधन जिनका निर्माण जीवों के अवशेष से होता हो। किससे होता हो? जीवों के अवशेष से होता हो। तो ये क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अब हम कहते हैं कि देखिए समझने के लिए मैं बता रहा हूं, आपको ये पूछेगा नहीं जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है। समझिए, मान लीजिए समुंदर है ये, और यहाँ पर समुंदर के अंदर क्या होता है कभी कभी, यानी समुंदर के अंदर ऐसे भी प्राणी हैं प्यारे बच्चों जो स्थल पे रहने वाले प्राणियों से बहुत बड़े हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ व्हेल मछलियाँ हैं, इस बहुत बड़ी होती है। तो ये जीव क्या कर जाते हैं प्यारे बच्चों? मर जाते हैं। तो मरने पर हमें पता है नदियाँ समुद्र में मिलती है, अपनी गाद लेके आती है, यानी मिट्टी लेके आती है, धीरे धीरे इन पे क्या होती है? इकट्ठी होती जाती है इस प्रकार से। तो यहां पर आप मुझे बताओ, जब आप बैठे हुए हो, यानी किसी माचे के ऊपर या पिलंग के ऊपर या चारपाई के ऊपर या मछली के ऊपर, आप पर यदि कोई बिस्तर इस प्रकार से डाल के चला जाता है तो क्या होगा? आप कहोगे सर इसका बिस्तर का हमें भार लगेगा, अर्थात दाब, उच्च दाब। क्या होता है? उच्च दाब। अब क्या होता है, अंदर जब कोई रहता है तो गर्मी भी लगती है। आपने कभी देखा होगा किसी खड्डे के अंदर पड़ के, या आप अपने कभी हौद की सफाई करने के लिए अंदर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको बहुत पसीना आता है। तो गहराई में क्या होता है? उच्च ताप होता है। क्या होता है? उच्च ताप। और होता है उच्च दाब। और फिर क्या होता है
क्या अंदर वायु मिलेगी आपको? खुद बताइए, आपके ऊपर यदि किसी ने 51 रजाइयाँ ठोक दी तो क्या आपको सांस मिलेगी? आप कहोगे नहीं, तो वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति। तो देखिए, रटिए मत, आप कंसेप्ट लगा के चलिए, यही उद्देश्य है न्यू कंसेप्ट क्लासेज का। बड़े सोच समझ के इस चैनल का नाम रखा गया है। तो देखिए, हम कहते हैं जब कोई समुद्री जीव मर जाता है तो धीरे धीरे उनके ऊपर गाद या कोई पदार्थ, यानी धीरे धीरे वो पृथ्वी की सतह यानी पृथ्वी की गहराई में चला जाता है। तो उन उच्च ताप, उच्च दाब और वायु की अनुपस्थिति में उनके अवशेष बनते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह दिए कि किस प्रकार से अवशेष का निर्माण होता है। चलिए, रटने वाली परिभाषा या डायरेक्ट हम समझते हैं। पृथ्वी की गर्भ के अंदर, पृथ्वी की गर्भ के अंदर, गर्भ के अंदर अंदर दबे जीवों के अवशेष, दबे जीवों के अवशेष, जीवों के अवशेष, अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। पृथ्वी की गर्भ के अंदर दबे जीवों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। ये रटने वाली परिभाषा है और हमें पता है अधिकांश आते हैं और कहते हैं ये पार्ट आपके कोई ज़्यादा है नहीं, इस परिभाषा को बता के बड़े कॉन्फिडेंस से चलते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें यह सोचना है कि आखिर जीवों का अवशेष बना कैसे। तो हमें, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, साइंस में अपना कैरियर आजमाना है और कहीं तमाम कंपटीशन फाइट करने हैं। तो अब आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, जीवों का अवशेष बनता कैसे है? तो पहले तो ध्यान रखना, समुद्री जीवों के यानी मृत समुद्री जीवों से, पहली बात तो ये। और कंडीशन कौन सी होती है? उच्च टेम्परेचर, तापमान उच्च होना चाहिए, दाब है वो अधिक होना चाहिए, और ऑक्सीजन क्या है? वायु की अनुपस्थिति। इन 3 कंडीशन में जो जीव हैं, मरे हैं, उनका शरीर अवशेष में बदल जाता है। तो आपने ये समझ लिया। अब क्या होता है जब अवशेष बदल जाता है? चट्टान का प्रेशर पड़ता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा एक गन्ने वाली जो मशीन होती है, उसमें गन्ने को डाला जाता है, प्रेशर पीटते हैं, उसका क्या निकलता है? जूस निकलता है। इसी प्रकार ये जीवों के जो अवशेष दबते हैं, इन पर प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है? इनका तेल निकलता है। क्या निकलता है? तेल, जिन्हें प्राकृतिक तेल कहा, यानी जिसे हम कह सकते हैं, अभी हमने कहा पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो इसका क्या बन गया? कोयला। क्या बन गया? कोयला। तो देखो, जो अवशेष है उसका कोयला बन गया। फिर इसका क्या निकलेगा? पींचने पर तेल बनेगा, तो तेल नीचे हो जाएगा, प्राकृतिक तेल। तो फिर हम कह सकते हैं गैस। अब गैस हमें पता है प्यारे बच्चों हल्की होती है, तो ये गैस इसके ऊपर आके एकत्रित हो जाती है, तो इसे कहते हैं गैस। यह होते हैं जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और क्या हो गया प्यारे बच्चों? प्राकृतिक गैस भी कुछ मात्रा में प्राप्त होती है। जहाँ कोयले के भंडार पाए जाते हैं वहाँ पर तेल की मात्रा भी होती है, लेकिन यह देखा जाता है कि क्या पहले यहाँ पे समुंदर था या वर्तमान में है। इसीलिए आप प्यारे बच्चों, आपने देखा है, ये मैं भारत का एक छोटा सा मैप बना रहा हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे क्या है। मान लीजिए, सपोज कीजिए, बोलिए भारत माता की जय। ये हमारा भारत का क्या हो गया? ये श्रीलंका इधर है प्यारे बच्चों, थोड़ा इधर डोटेड हो गया है। तो समुंदर जहाँ पे है, जैसे आपने नाम सुना है असम, असम में तेल के भंडार हैं, बॉम्बे में तेल के भंडार हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो समुद्री इलाका है वहाँ पर तेल के भंडार है। आपको कहे यहाँ है, तो यहाँ कहाँ समुंदर होगा? तो यहाँ तेल के भंडार नहीं होंगे। तो थोड़ा कंसेप्ट भी लेके चले, जहाँ समुंदर था या वर्तमान में है, जैसे कहते हैं राजस्थान में पहले समुंदर था, राम जी ने तीर लगाया, और ये जो तीर होता है हमें पता है, हम ही तीर झेलने की नौबत रखते हैं। उड़ता तीर कौन लेता है? राजस्थानी उड़ता तीर लेता है। तो ये राजस्थान में आके गिरा, तो यहाँ पर क्या है? वो समुंदर सूख गया। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार है। तो यहाँ पर जो जीव के अवशेष बेचारे थे वो तो मर ही गए। तो धीरे धीरे क्या हो गया? यहाँ इनका कोयला बना और तेल बना। अब बताओ बच्चों, जब मान लीजिए अभी पृथ्वी में उथल पुथल हो जाए, हम दब जाएं, तो हमारा तेल कितना निकलेगा? हमारा तेल निकलेगा प्यारे बच्चों 1 चम्मच। वो छोटी चम्मच निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि हम कुछ खाते ही नहीं हैं। हमारे अंदर क्या है?
कोई हड्डियां हैं उतनी है ही नहीं, पतली पतली हड्डियां हैं, तो उसका तेल क्या निकलेगा, मीरा खांड निकलेगा। तो आप समझ गए किस प्रकार से जीवाश्म। तो बताओ जीवाश्म ईंधन के उदाहरण बताइए। तो आप कहोगे कोयला, समझ गए ना प्यारे बच्चों क्या होता है। दूसरा क्या होता है, पेट्रोलियम, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, हम कहते हैं जो है प्राकृतिक गैस। और यह दो इंपॉर्टेंट है, कोयला और पेट्रोलियम। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, पेट्रोलियम है ये। पेट्रोलियम में इसको क्या कहा जाता है, चट्टानी तेल भी कहा जाता है, ये आगे का डिस्कस है। पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, मोम ये सभी पाई जाती हैं, सभी मिलकर पेट्रोलियम बनाते हैं। अभी आपके सिलेबस में था पेट्रोलियम, उसका हमने जिक्र कर लिया। अब जो हमारे पास में प्यारे बच्चों आता है स्टॉक हेल्डर, क्या आता है, स्टेक हेल्डर, यह आ सकता है स्टेक हेल्डर। चलिए क्या होता है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक वन है, वन संपदा है, उनका दावेदार कौन है, वे दावेदार लोग ही स्टेक होल्डर कहलाते हैं। तो आप लिख सकते हैं प्राकृतिक जो वन व वन संपदा के भागीदार लोग कौन है, भागीदार लोग कौन है, अर्थात इनका उपयोग कौन कर सकते हैं, वे ही लोग स्टेक होल्डर कहलाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए नंबर 1 कौन कौन से हैं, तो हम कह सकते हैं जो वनों के अंदर रह रहे हैं या उनके आसपास रह रहे हैं, वे लोग इसके दावेदार हैं, क्योंकि उसकी आजीविका वनों पर निर्भर है। यानी ये वनों से लकड़ी काटते हैं और फूल लेते हैं, यानी उनके फूल हैं, पुष्प हैं और इनकी औषधियाँ हैं, बाजार में बेचते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, हम कह सकते हैं वनों के अंदर रहने वाले तथा उसके आसपास रहने वाले लोग। दूसरा है वन विभाग, यानी जिनके नियंत्रण में वन आते हैं। तो दूसरा कौन हो गए। तीसरा है उद्योगपति जो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जो बीड़ी बनाते हैं, वो बीड़ी में तेंदू का पत्ता यूज होता है। कौन सा होता है, तेंदू का पत्ता। यानी वे उद्योगपति जो वनों के उत्पाद से, यानी उत्पाद को बाजार में बेचते हैं, वो इसके क्या हैं, यानी उपयोग कर सकते हैं। नंबर 4 जो हमारे पास में आएगा वो है प्रकृति प्रेमी व वनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले। यानी ऐसे लोग जो प्रकृति से प्रेम करते हैं या वनों के बारे में नई नई खोज करते हैं, वे इसके दावेदार बताए गए हैं। तो चलिए आपके आज समझ में आ गया होगा कि स्टेक होल्डर क्या होता है। यानी प्राकृतिक वनों का उपयोग किन के लिए है, उन लोगों को ही क्या कहा जाता है, स्टेक होल्डर कहा जाता है। तो आपने अभी तक यहाँ पर ये समझा। अब हमारा इस पाठ का लास्ट टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, जैव विविधता। क्या आता है, जैव विविधता क्या है, विविधता, बायोडाइवर्सिटी इसको कहते हैं। तो हम कहेंगे किसी स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियां की संख्या जैव विविधता कहलाती है। जैसे हम मान सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए आप जो आसपास रह रहे हैं वहाँ पर देखिए चिड़कली भी है, मोरिया भी है, और यहाँ पर आप भी रहते हैं, बकल्डी भी हैं, लल्डी भी हैं, और यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हैं वो घोड़ा भी हैं, गधा भी हैं। अलग अलग प्रकार के जीव हैं एक ही स्थान पर, लेकिन यहाँ पर इनकी मात्रा क्या है, कम है। तो हम कहेंगे किसी एक ही स्थान पर पाई जाने वाले विभिन्न प्रजातियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। तो यह आपका क्लियर हो गया होगा। और यह भी आप ध्यान रखें प्यारे बच्चों, नोट लगा के लिख सकते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता क्या पाई जाती है पृथ्वी का। मैं बना रहा हूं, जो समझाने वाला फैक्ट है वही लिखूंगा। यह 23.5 डिग्री उत्तर में है, 23.5 डिग्री उत्तर में, यह है 23.5 डिग्री दक्षिण में, और यह है विषुवतीय रेखा। प्यारे बच्चों ये वाला भाग कहलाता है कर्क रेखा, ये मकर रेखा। कहेंगे सर कैसे याद रहेगा। प्यारे बच्चों जब आप ग्लोब देखते हैं तो ऊपर आता है के, नीचे आता है एम। आप खुद बताइए कै पहले आता है या मैं। आप कहोगे सर कै आता है, इतनी तो हमें भी
हिंदी आती है क्योंकि कैसे कबूतर, मैं से मिनकी। हमें नया शब्द सीखना है ना, कैसे कबूतर, मैं से मिनकी। तो ये कै पहले आएगा यानी करक रेखा, और मैं मकर रेखा नीचे आएगी। तो हम कहेंगे पृथ्वी में करक रेखा और मकर रेखा के बीच में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इन्हें मेगा डाइवर्सिटी जोन भी कहा जाता है। यानी सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है करक रेखा और मध्य रेखा के बीच में पाई जाती है। तो यह आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक आता है प्यारे बच्चों, यानी हॉट स्पॉट। एक शब्द आता है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट जैव विविधता में क्या है, यानी वह स्थान जहां सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है वो स्थान हॉट स्पॉट कहलाते हैं। यानी वह स्थान जहां सबसे ज्यादा जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। भारत में दो ही हॉट स्पॉट है प्यारे बच्चों, एक तो है हिमालय, एक तो कौन सा है, हिमालय है, और एक है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, यह भारत के दो हॉट स्पॉट हैं, हिमालय और जो है पूर्वी घाट की जगह प्यारे बच्चों होगा पश्चिम घाट। तो यह भारत में दो जैव विविधता स्थल हैं। हिमालय में अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती है, जैसे हमने कहा था संजीवनी बूटी हनुमान जी वहीं से लेके आए थे। वहाँ अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। तो हिमालय और पश्चिमी घाट में जैव विविधता दो स्थल है। तो भारत में दो जैव विविधता स्थल हैं। तो आपने आज वीडियो के बारे में, मुझे लगता है इस पार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सीख लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है चिपको आंदोलन। क्या है, चिपको आंदोलन। प्यारे बच्चों, चिपको का मतलब है चिपकना। तो क्या होता है चिपको आंदोलन, यह उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के रेनी गांव में हुआ। कहाँ पे हुआ, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के रेनी गांव में चिपको आंदोलन हुआ था। और कब हुआ, ये ध्यान रखना है, 1977 में। कब हुआ, 1970 में। यानी इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था पेड़ों को कटाई से बचाना। पेड़ों को बचाना इनका मुख्य उद्देश्य है, पेड़ों को बचाना। क्योंकि एक ही नंबर का प्रश्न है, 1970 में हुआ था, यानी जो उत्तराखंड के गढ़वाल में रेनी नामक जगह पर हुआ था। तो चलिए यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। फिर आता है खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली आंदोलन, यह आंदोलन 1731 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था, अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। विश्नोई संप्रदाय जो हैं वो प्रकृति प्रेमी माने जाते हैं और पेड़ों को बचाने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। तो इन जो विश्नोई समुदाय हैं उनको एक बार उनके लिए एक लाइक और शेयर भी बनता है, क्योंकि ये प्रकृति प्रेमी होते हैं और पेड़ों को बचाने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। ऐसे ही एक जो हैं हम कह सकते हैं अमृता देवी विश्नोई थी। तो यहाँ पर होता क्या है प्यारे बच्चों, जोधपुर में यह आता है खेजड़ली ग्राम में। कहाँ हुआ था, खेजड़ली ग्राम में। खेजड़ली ग्राम एक्चुअल में होता क्या है, यह पहले जोधपुर रियासत में आता था। तो यहाँ के जो शासक थे उन्होंने अपने ठेकेदार को कहा कि आप वहाँ पर जाकर वनों की लकड़ियाँ काट ले। अब बेचारा ठेकेदार करेगा क्या, वो लकड़ियाँ काटने लग गया। जब अमृता देवी विश्नोई अपने घर में थी, उन्होंने कुछ कुल्हाड़ियों की आवाज़ सुनी। तो वो दौड़ी दौड़ी उनके पास गई और कहा, आप ये क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा, हमारे राजा ने कहा है कि हम यहाँ से लकड़ियों के लिए पेड़ों को काटेंगे। तो इन्होंने कहा, आप यदि पेड़ काटेंगे तो यहाँ के जीव हैं वो क्या हो जाएंगे, उनका प्राकृतिक स्थान है ये खत्म हो जाएंगे। तो इन्होंने उनकी यानी अमृता देवी विश्नोई ने बहुत बातें उन्हें समझाई। फिर लेकिन यह ठेकेदार माना नहीं, वह क्या करने लगा, इन पेड़ों को काटने लगा। तो फिर क्या है कि यहाँ पर अमृता देवी विश्नोई और उनकी बेटी और बच्चे और गांव वाले भी क्या हैं, इन पेड़ों से चिपक गए। और इन्होंने कहा कि आप हमें काट लें लेकिन हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। अर्थात इन्होंने कहा, शीश काटे पेड़, यानी शीश काटे। अमृता देवी विश्नोई ने और गांव वालों ने कहा, शीश काटे पेड़ रुके
तो भी सस्ता जान, अर्थात शीश काटने पर यदि पेड़ रुक जाते हैं तो हम अपना जो बलिदान है वो इस देश के लिए न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ठेकेदार ने एक भी नहीं सुनी और यहाँ पर 363 लोग अमृता देवी बिश्नोई तथा उसके पति के साथ क्या हो गए प्यारे बच्चों, शहीद हो गए। यानी इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी पेड़ों को बचाने के लिए। यह आंकड़ा कैसे याद रखेंगे? टोटल दिन होते हैं 365। अमृता देवी और उसके पति को माइनस करते हैं, इनमें से 2 को अलग से हाईलाइट किया गया था तो 363। यह आंकड़ा आपके सामने आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर फिर क्या है, जैसे ही शासक को इनकी सूचना मिली कि वहाँ पर ऐसा हो गया है तो वो खुद घबरा गया और ठेकेदार को आके डांटा कि इतना बड़ा कांड करने से पहले आप मुझे पूछ लेते कि, यानी पेड़ से जरूरी यहाँ के विश्नोई संप्रदाय के लोग हैं और इन्होंने अच्छा निर्णय लिया था कि पेड़ों को हमें बचाना है। तो वहाँ पर उस गिरधारी को जो ठेकेदार था उसको वहाँ से क्या किया हुआ, दूसरी जगह पे भेज दिया गया। तो यह घटनाक्रम हुआ था। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, खेजड़ली आंदोलन भी वृक्ष बचाओ आंदोलन से संबंधित है। और अमृता देवी जो पुरस्कार है वो किसके नेतृत्व में दिया जाता है? वनों को बचाने के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो चलिए, यदि आपके प्रश्न आ जाए प्राकृतिक संपदा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आपको आंसर टपकाना है प्यारे बच्चों, वन। क्या लगाना है? वन लगाना है। तो आज का मैटर यहीं पे क्लियर होता है। मुझे लगता है आपने 1 नंबर का मैटर है वो पूरा क्लियर कर लिया होगा न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से। इसी तरह हम और मैटर लेके आएंगे। पहले तो ये बताइए आज आपके पढ़ने का जो है मेथड आपको कैसा लगा? कमेंट में आप ज़रूर लिखें और नए नए सुधार भी जो हैं अपने सुझाव भी लिखें, उन्हें सुधार किया जाएगा क्योंकि न्यू कंसेप्ट क्लासेज आप सबका है प्यारे बच्चों। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।